हाय गाइस, जैसे कि मैंने 1 से लेके 20 तक कंप्लीट करवा दिया है फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी एसएससी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। अब मैं 21 नंबर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर में 21 नंबर में आप देखोगे कि होप ऑफ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द ऑफ द डिस्कशन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के बाद डिस्कशन। तो जो आशा की किरण है ना सेटल होने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फाइंडिंग मतलब पाना, यानी डिस्कशन तो तुम पाओगे थोड़ी, ब्रेक थो। ये रिसोल्यूशन, इसका मतलब नहीं होगा। रिसोल्यूशन का मतलब उसको दोबारा सोल्यूशन मिलाना। लेकिन ऑफ के बाद हमेशा आएगा नाउन, ऑन द नहीं, ऑन द के बाद आएगा नाउन, यानी डिस्कशन ऑफ, यानी आउटकम ऑफ द डिस्कशन। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। तो जो डिस्कशन का रिजल्ट होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जैसे देखो 22 नंबर, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इतना सरल था इसलिए ज्यादा इसमें टेंशन नहीं। जैसे लिखा कि बी मस्ट अवेल आवर सेल्फ एवर अपॉर्चुनिटी दैट कम्स आवर वे। देखो, एक फ्रेज होता है, नहीं एवेल के साथ हमेशा ऑफ लगता है। एविल ऑफ का मतलब होता है कि हमें लाभ उठाना। ठीक है, तो वी मस्ट एविल आवर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी, हमको हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी है हमको उनका लाभ उठाना चाहिए जो हमारे रास्ते में आते हैं। तो इन आवर वे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। एविल के साथ ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखना, तभी होगा। इसका मतलब लाभ उठाना, नहीं तो ये तो नहीं हो पाएंगे। एविल ऑन ये तो होगा ही नहीं, अगेंस्ट होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा ना कि एविल ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चलो आते हैं 23 नंबर पे। इट इज टाइम बी दैट डिटर्मिनेशन। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम। इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। क्यों होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, हमें निर्धारित करना चाहिए। यानी जो कम, मान लो कि 10 बजे हमारी ट्रेन, और हमने रूम घर से सोचा था कि 9 बजे हमको निकलना है, जिससे हम 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएं। लेकिन क्या हो गया कि 9 बज के हो गया 30 मिनट, थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये कह रहा कि अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमें जाना चाहिए। यानी हम इस लेट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं इट इज टाइम के बाद। इसलिए यहाँ पास बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। हमें निर्धारित करना चाहिए क्योंकि ये अब हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसलिए इट इज टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, 24 नंबर पे आते हैं। When the thief entered the house, यानी जब चोर ने एंटर किया था हाउस में, यानी घर के अंदर। द इमेट्स, इमेट्स का मतलब वहां जो थे वो क्या कर रहे होंगे? देखो पास्ट की बात है, पहले पास्ट ढूंढ लेते हैं। वर स्लेप्ट, वर स्लीपिंग, स्लेप्ट, हैड बीन स्लीपिंग। तो इसका मतलब जब चोर ने एंटर किया था घर के अंदर, तो वहां जो रह रहे थे वो क्या करेंगे? सो रहे होंगे। तो वर स्लीपिंग, यानी इन मैट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा सो रहे थे वहां पर। इन, अगर इन मैट बस होता तो वह जाता, लेकिन इन मैट्स का मतलब वहां जो जितने भी लोग थे ना वो सब सो रहे थे, यानी यहाँ पास आएगा प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पास कौन सा आ जाएगा? बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर, 700 मैन वर्कड फॉर 10 ईयर्स, यानी 700 लोग काम कर रहे हैं टू बोरोवर टेम्पल इन द जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, यानी इस जो पहले की तरह सुंदरता थी उसको लाने के लिए। ये कितने लोग काम कर रहे हैं? 700 वर्कर काम कर रहे थे 10 सालों से, यानी जैसे पहले सुंदरता बनी अब नहीं होगी, खराब हो गई, इसलिए उसको उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस पोजीशन में लाने के लिए। तो अब ये यहाँ पर समझो कि इसके साथ आएगा क्या? रिस्टोर, गिव, क्रिएट। रिवाइव का मतलब होता है कि पुनः चालू करना। आप फ्री फायर खेलते हो, उसमें बोलता है रिवाइव कर, यानी मुझे फिर से जिंदा कर। जैसे मैं मर गया हूँ, गोली लग गया, जल्दी दे, ये बैंडेज दे, जल्दी जल्दी, होता है ना, तो फिर से जिंदा करना। क्रिएट का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना। गिव का मतलब देना, और रिस्टोर का मतलब होता है कि उसको पुनः उसी कंडीशन में लाना। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पास रिस्टोर होगा? ये तो यहाँ पास देखो फॉर्मर ग्लोरी, यानी पहले जैसी थी, सुंदर थी, उस तरीके से हमको लाना है, इसलिए 700 लोग काम कर रहे हैं। तो ये 25 नंबर कौन सा हो जाएगा? रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 25 नंबर हो गया कंप्लीटेड। अब हम आते हैं 26 नंबर पे। ठीक है, अब हम कहां पास आ जाएंगे? 26 नंबर। 26 नंबर पे देखो कि द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ
थीफ ने एक्सप्लेन किया कि कैसे वह जेल से भागा था। यानी पहले एक्सप्लेन करेगा कि पहले भागेगा। तो पहले भागेगा यानी सबसे ज्यादा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा ना, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है बहुत पुराना है, उसके एक्सप्लेन करने से पहले भागा होगा। यानी पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में यही डिफरेंस होता है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा पुराना होगा ना, जो पहले काम होगा ना, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और उसके बाद जो काम होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। तो यहाँ पास देखो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड स्केप। स्केप का मतलब होता है भाग जाना। स्केप का आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। हैड स्केप यही वाला आएगा, स्केप्ड नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ये पास्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे पुराना हमको दिखाना है ना, तो इसके लिए हमको हैड स्केप्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी आएगा नहीं तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, हैड स्केप्ड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 27 नंबर की, 27 नंबर। ही हेल्ड टू बी बुक्स पैशनेटली। हेल्ड का मतलब होता है, हेल्ड ऑन का मतलब होता है कि पकड़ के रखना, मजबूती से उसको क्या करना है, पकड़ के रखना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, इन उन आग नहीं आएगा। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ के रखना, ये तो समझ में आ, ये कोई मतलब नहीं इनका। ठीक है, अब 28 नंबर, अ लार्ज ऑफ एंग्री बाइसन। बाइसन का मतलब होता है कि जंगली भैंसा। रैम्ड मतलब होता है मतलब रौंदते हुए, थ्रू आउट द विलेज, यानी उन्होंने गांव को एकदम रौंद दिया है। हर्ड, तो देखो अ लार्ज यानी जंगली भैंसों का क्या होगा, एक ग्रुप होगा स्पेशली। तो स्वैर्म का मतलब क्या होता है, SWARM, बताओ। इसमें होता फ्लोक होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास स्पेशली जंगली भैंसों का ग्रुप होता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोचो। ये तो हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड होता है ना कि क्या बोलते हैं। हर्ड का मतलब झुंड होता है। ठीक है, तो देखो इसमें 28 नंबर में, सॉरी थोड़ा सा ब्रेक हुआ, अ लार्ज ऑफ एंग्री बाइसन का मतलब जंगली भैंसे जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, खिसियाने हुए थे, नहीं कि मतलब एकदम उनका व्यवहार अजीब टाइप है कि अब सबको रौन देना है। तो रैम्ड यानी कचरते खोनते हुए, यानी एकदम खत्म करते हुए, विलेज को एकदम बर्बाद कर दिया। तो हर्ड का मतलब होता है झुंड, यानी हर्ड का मतलब उसका झुंड होता है जिनके पैर में खुर होता है। खुर का मतलब जैसे भैंस, जंगली भैंस, नीलगाय, इनका जो ग्रुप होता है ना उसको हर्ड बोलते हैं। स्वर्ण का मतलब होता है झुंड बनाकर घूमना, इसका मतलब होता है झुंड बनाकर, बनाकर अगर घूमेंगे तो थोड़ी कोई भी गांव किसी को भी बर्बाद करेंगे। रैम का मतलब होता है कचरना खोदना टाइम में। ग्रुप का मतलब, फ्लोक का मतलब पता क्या होता है, FLOCK, इसका मतलब होता है जमा होना। तो ये हमारा आएगा नहीं, ये हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर पे, देयर इज ओनली मेंबर हु हैज नो पेट हिज एंड ही हैज प्रोमिस्ड टू बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ केवल एक ऐसा बंदा है जिसने पेड नहीं किया है, जो वो शुल्क देता था, है ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मंथ के लास्ट तक मैं पेमेंट कर दूंगा। तो रेमिटेंस का मतलब देखो यहाँ पास क्या होता है, क्या होता है कि भेजी हुई रकम, जैसे हमारे पापा ने हमको पैसे भेजे तो उसको यहाँ पर रेमिटेंस बोलते हैं। होनोरोनियम का मतलब सोचो क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन, अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, है ना, अलाउंस का मतलब क्या होता है, भत्ता। होनोरोनियम का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई काम किया इसके बदले हमको पैसे मिले, ठीक है ना, तो ये होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि शुल्क। अब कौन से शुल्क, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि पहले मैं पैसे जमा करूंगा, इसके बाद हमको उससे प्रॉफिट होगा। तो समझ गया ना, रेमिटेंस भेजी हुई रकम। अलाउंस का मतलब भत्ता होता है कि कोई जैसे सपोर्ट करने के लिए होता है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं ना तो बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि शुल्क। तो यहाँ पास कौन सा आ जाएगा, यही वाला, यानी उसने शुल्क अभी तक पेड नहीं किया है जैसे उसने प्रॉमिस किया था। अब आते हैं 30 नंबर पे, ही वॉज एन स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग। देखो इससे क्या होगा, इसका मतलब तुम समझना कि वो एक स्विमर है, बहुत अच्छा स्विमर है, ठीक है, लेकिन क्या बोलता है कि वो स्विमर बट स्वेप्ट अवे बाय यानी वो बह गया, इतनी ज्यादा उसकी धारा थी, स्ट्रॉम थी, करंट थी, जिससे वो बह गया। तो देखो यहाँ पास एक मैं ये वाला बता देता हूँ, यहाँ पास थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, होगा ही तुम्हारा, हमको पता है, ठीक है। तो एक बार सॉरी, तो उसमें पता क्या आएगा, ये आप देखो कि ये आएगा
ये करंट डी नंबर आएगा। वो बहुत स्विमर में एक्सपर्ट था, लेकिन वो जो इतनी ज्यादा स्पीड उसकी धारा थी ना, इसलिए वो बह गया। तो यहाँ पास इसमें कौन सा आ जाएगा, 30 नंबर में डी नंबर आ जाएगा। देखो स्टॉर्म और करंट में डिफरेंस ये होता है कि स्टॉर्म का मतलब होता है नॉर्मल धारा, और करंट का मतलब बहुत स्पीड जिससे आदमी से बह सकता है। जैसे समंदर रहता है ना, वहां अगर अचानक से मान लो कि ज्वार भाटा टाइप में आ जाते हैं, इंसान बह जाता, नहीं कंट्रोल कर पाता, वो उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, अब 31 नंबर, द टीचर गिव मेनी एग्जाम्पल टू आइडिया कंटेंट इन द पोयम। यानी टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जो पोयम का कंटेंट आइडिया था उसको एक्सप्लेन किया होगा, यानी उन्होंने एक्सपर्ट मतलब स्पष्ट किया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट का मतलब है स्पष्ट करना, ब्रिंग इन का मतलब होता है पेश करना। जैसे जब कोर्ट में आदमी को पेश किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कि हमने किसी को पेश किया, इंट्रोड्यूस किया। जैसे हम किसी बंदे को लेके गए तो उसको इंट्रोडक्शन करवाएंगे ना कि ये कहाँ से आया, कैसा है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, पैदा करना, यही होता है कि नहीं होता, बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रिंग आउट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अब जैसे ब्रिंग फोर्थ जन्म देना, ब्रिंग आउट मतलब होता है स्पष्ट करना होता है, इसका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ, ये तीनों नहीं होंगे, केवल ब्रिंग आउट। यानी टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए स्पष्ट करने के लिए जो उसमें पोएम में कंटेंट था। ठीक है, 32 नंबर, अब मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, यानी अगर तुम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो तुम्हारा जो बिल है वो बहुत ज्यादा आएगा। योर बिल बी हायर, ये समझ लो गलत है, ये जो हायर होगा ना ये यहाँ पास नहीं आएगा, इसकी पोजीशन गलत है। बिल योर बिल बी हायर, यानी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस है ना, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट है। बिल भी है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, वो बता रहा है ना कि अगर तुम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो तुम्हारा जो बिल है बहुत ज्यादा है, तो द हायर योर बिल बी। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब आते हैं अपन 32 नंबर, 32 नहीं 33 नंबर पे आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देखो लगता है ना। अब यहां पास देखना 33 नंबर क्या बोलता है कि द रिच पेरेंट्स डिसाइड किए हैं कि अपने बच्चों को भेजेंगे इटोन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अ रिच। यानी देखो अब बच्चों को कहाँ भेजेंगे, इटोन भेज रहे हैं, किस लिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी उनकी अच्छी पकड़ बन सके। अब किस में पकड़ बन सके, रिच यानी अमीर बनने की। तो वो कैसे बनेंगे ये बताओ। तो ये पहले इन सब का मतलब सोच लेते हैं। यहाँ पेरेंट्स तो आएगा नहीं, पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं, किस लिए के लिए भेज रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एंसेस्ट्री का मतलब होता है पूर्वज, पेडिग्री का मतलब होता है खानदान। ठीक है, पेडिग्री का मतलब क्या होता है, खानदान। तो ये तो हमारा आएगा नहीं, मतलब वंश, खानदान, फैमिली बैकग्राउंड बोल सकते हो। प्रोगेंसी का मतलब होती है संतान, यानी उनकी जो अच्छी पकड़ बन सके रिच लोगों की टाइप में, ऐसे टाइप में कि मतलब उनको ऐसा लगे कि हम बहुत रिच हैं, रिच तरीके से हम मतलब सीख सके हैं, उनका जो एनवायरनमेंट हो वो गुड होना चाहिए। तो प्रोगेंसी का मतलब होता है संतान। किसको भेजेंगे, संतान को भेजेंगे, यानी बच्चों को भेजेंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाए, प्रोगेंसी। ठीक है, खानदान को तो नहीं भेज सकते, ऐसे पूर्वज को नहीं भेज सकते, पेरेंट्स तो खुद बच्चों को भेज रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये ABC नहीं होंगे, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब 34, सी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, यानी वह भीड़ में खड़ा है एकदम अमेजिंग तरीके से, बहुत अजीब तरीके से। तो यहाँ पास प्रीपोजिशन कौन आएगी, यानी विद इन आ जाएगी, इसका मतलब अंदर। एमंग का मतलब होता है बीच में, इनटू का मतलब होता है गति के साथ एंटर करना। तो गति ये तो होगा नहीं, एमंग भी नहीं आएगा। एमंग मतलब जब रिलेशन बताएगा तब यूज होता है। यहाँ पास विद इन मतलब 1 घंटे 2 घंटे, ये एक टाइम पीरियड को बताता है, यहाँ पास इसलिए आ जाएगा यहाँ पास। वह भीड़ में खड़ा है एकदम पूरी तरह से अजीब टाइप में। ठीक है, अब अपन आते हैं कौन से नंबर पे, 35 नंबर पे। 35 नंबर अपन कर लेते हैं। ठीक है, द मैग्निफिसेंट टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज, यानी ये जो पुरानी मंदिर है कितनी पुरानी है ना, ये बताएगा, ये टाइम बताएगा ना कि ये जो पुरानी मंदिर है ये कितनी पुरानी है। तो देखो 8 सेंचुरी ओल्ड,
8 के बाद हमेशा सेंचुरी ईएस लगता है, लेकिन ओल्ड लग गया तो इसमें नहीं लगेगा, यानी फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड वाला 8 सेंचुरी ओल्ड, ये भी गलत हो जाएगा। ओल्ड 8 सेंचुरीज, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 8 सेंचुरीज ओल्ड, ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। 8 सेंचुरीज EIGST ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। 35 में क्या आता है, सेंचुरी 8 सेंचुरी ओल्ड, दो दो ऑप्शन एक ही जगह है, मतलब सेम सेम मैच कर रहे हैं। CENTURIES, ठीक है। देखो 8 सेंचुरी ओल्ड यानी फर्स्ट वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक ना। देखो हमेशा अगर कोई संख्या आ रही ना उस टाइम के पहले तो उसमें तुम S लगाओगे, ये ध्यान रखना। बाकी ये तो गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगी, ये तो अपॉस्ट्रोफी लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। ओल्ड 8 सेंचुरी नहीं होगा, 8 सेंचुरी ओल्ड होगा। ये सीरियल याद कर रखना क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर क्या बोलता है कि देयर वाज 2 स्मॉल रूम इन द बीच हाउस, यानी वहां कितने रूम थे, 2 थे। सर्वर जो कि दिया गया किचन के लिए, तो 2 हैं, तो हमको पता है कि कंपैरिजन 2 के लिए होता है स्मॉलर, कंपैरेटिव डिग्री हो जब 2 लोगों के लिए तो कंपैरेटिव, जब 2 से ज्यादा हो जाए सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में IST आता तो ये वाला हमारा होगा नहीं, ये वाला हमारा होगा नहीं। द स्मॉलर ऑफ बीच, यानी किसी इंसान को देगा ना, चीजों को तो नहीं देगा, तो द स्मॉलर ऑफ देम, उनको मतलब दिया गया किचन, तो यहाँ पास आएगा स्मॉलर, क्योंकि 2 ही रूम थे ना इन्हीं 2 रूम में, 2 के लिए स्मॉलर, ठीक है। अब आते हैं 37 नंबर पे। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, यानी वो ये है कि वो याद नहीं कर पा रही है, योग्य नहीं है, मतलब उसको दिमाग में से भूल गया है कि वो पहले कहाँ रहती थी। यानी फर्स्ट वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो सेकंड वाला किस में आएगा, पास्ट इंडिफिनिट में आएगा। देखो एक रिलेशन होता है कि अगर सबसे पुराना देखा जाए ना तो सबसे पुराना आता है पास्ट परफेक्ट, फिर उसके थोड़ा सा पहले आता है पास्ट इंडिफिनिट, फिर उससे थोड़ा सा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट PERF। इन तीनों में रिलेशन सब पास्ट सबसे पुराना, फिर उससे थोड़ा सा कम पुराना पास्ट इंडिफिनिट, और थोड़ा सा और कम पुराना पास्ट नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो इन तीनों में रिलेशन देखना, यानी वो याद नहीं कर पा रही कि पहले कहाँ रहती थी, यानी बहुत ज्यादा पुराना हो गया ना, इसलिए यहाँ पास कौन सा आएगा, सी लिव्ड। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो पूछ नहीं रही, बता रहा है। जब बता रहा है, अगर पूछेगा तब ना इंटरोगेटिव होगा, अगर वो बता रहा है तो इंटरोगेटिव नहीं होगा ना, यहाँ सिर्फ लिव्ड होगा, ठीक है। कभी कभी लोग देते हैं कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा देते हैं, ऐसा नहीं, उसका मतलब समझो, इसके बाद पता चल पाएगा, ठीक है। हर देखो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है ना तो आप ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा बोझ नहीं होता इनमें, ना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन हाँ तुमको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। अब आते हैं 38 नंबर पे। 38 यू मेट इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर, इसका कहना यह है क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम जा रही हो अपनी आंसर शीट दिखाने, आर यू मैड, तो यहाँ आर यू सपोज टू, ये तो गलत होगा। मस्ट भी, मस्ट का मतलब जरूर, इसका मतलब कहने का कि वो जरूर ही तुम पागल हो कि तुम अपना आंसर शीट दिखाओगे, R2 का तो यूज नहीं आएगा, ये तो मोरल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, बिल भी आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम जरूर ही पागल होगे, तुम अपनी आंसर शीट दिखाने जा रही हो, यहाँ पास हमारा आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब आता है 39। हाँ 39 में क्या है, इफ हैड नॉट कम अलोंग एट द मोमेंट रहीम द वन अरेस्टेड इंटरेस्टेड ऑफ द रियल थीफ। देखो ये हमारा पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा कि नहीं, या इधर भी पास्ट क्या आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसके आगे जो भी सेंटेंस आएगा ना मॉडल में आएगा ना, मॉडल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के आएगा। ये स्ट्रक्चर तुम याद कर सकते हो। अगर कोई भी पास्ट है ना और पास्ट के साथ परफेक्ट लगा है ना, तो उसके बाद जो भी मॉडल आएगा ना उसके साथ लगेगा हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ये जान लो, ये जान लो।
तो जब ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट में ही होना चाहिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं है, ये मॉडल में दिया हुआ है। तो मॉडल में देखो मे का पास्ट होता है माइट, तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ये भी प्रेजेंट की बात है, ये भी नहीं होगा। ये भी पास्ट की बात है, हो सकता है। लेकिन माइट के बाद बीन थर्ड फॉर्म सीधे नहीं आएगी, उसके साथ मैंने बताया मॉडल के साथ हैव लगा के तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं ना। भले पास्ट में लिखा क्या हुआ, मे का पास्ट माइट होता, तो कुड हैव बीन, ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये हमारा 39 नंबर, ये हमारा हो गया 40 नंबर। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा अपन, आज हम 50 करवाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा कंप्लीट, 1000 अगर कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो मतलब आप जो भी इस बार का सीजीएल दोगे ना, तो आपका एकदम क्लियर रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से आप कर पाओगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, वीट 40 नंबर, वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली, यानी जो गेहूं है ना वो क्या है, नेटिव का मतलब होता मूल निवासी, मूल निवासी का मतलब वहां की स्पेशल होना, कि जैसे आप यानी गेहूं जो है तो वहां का नहीं है, इंडिया का नहीं है, और ना ही बरेली का है। तो इसमें क्या बोलता, क्वेश्चन टाइप पूछा है ना, तो देखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इसको हमको क्वेश्चन टैग में कैसे बनाना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सोचो कौन सी हो सकती है। इज नॉट आइदर, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो हमको निगेटिव भी दिखाना है, इसके बाद हमको इसका इंट्रोगेटिव भी बनाता है। इज आइदर होगा नहीं, इज नाइदर होगा नहीं, ये भी गलत, इज नॉट आइदर ये भी होगा नहीं, तो इज नॉट आइदर होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट विल रेन सून, फिर इसको तुम किस में ले जाओगे, इंट्रोगेटिव में ले जाओगे। ये पॉजिटिव है तो इसको तुम निगेटिव में ले जाओगे। तो बिल लगा है तो ये वाला आएगा, इज वाला आएगा, सी वाला आएगा नहीं, डी वाला आएगा नहीं, क्योंकि ये सब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ऑट का मतलब मोरल वैल्यू होता है, जैसे आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऑट टू का यूज आएगा नहीं, स्पेशली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पास ए नंबर आ जाएगी, इसमें विल नॉट इट आ रहा, तो ठीक है। अब 42 नंबर, माई बुक इज द न्यू वन, इज द टॉर्न वन, इसका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा। ठीक है, इससे पहले आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरी बुक है न्यू है तुम्हारी बुक की अपेक्षा। तो यानी ये जो माई बुक है ना, इसमें पता क्या है, योर, योर अगर आएगा तो योर के साथ हमें क्या आना चाहिए, सोचो। योर के बाद हमेशा क्या आता है, प्लस नाउन आता है, क्योंकि योर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है ना। द बुक ऑफ योर, ये भी गलत हो जाएगा। योर्स, योर्स का मतलब होता है बाई ओ यू आर, योर्स का मतलब होता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी जिसकी बात पहले कही जा चुकी है। तो यानी ये बुक ही है, यानी जो मेरी बुक है नई है तुम्हारी बुक की तरह, तो योर्स हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो ये यहाँ पास सही हो जाएगा, द बुक ऑफ योर, ये नहीं है। 43 नंबर पे आए, अब अपन आते हैं 43 नंबर पे। ठीक है, 43 नंबर कहता है कि दे नीड नॉट वरी, फिर ये क्वेश्चन टैग आ गया है, तो नीड नॉट वरी है, तो इसमें सोचो क्या हो सकता है, सोचो 43 में। अब मैंने तो एक बार बताया ना कि क्या हो जाएगा, निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो इसको अपन पॉजिटिव बना देंगे। तो इंट्रोगेटिव सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इंट्रोगेटिव, तो नीड का इंट्रोगेटिव क्या होगा, नीड दे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ही इज डिफरेंट अलाइक, अब जैसे 44 नंबर की बात करते हैं, ही इज डिफरेंट अलाइक, डिफरेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर 44 नंबर में, सोचो। ये होता है इनडिफरेंट, होगा यहाँ पास, क्या होगा यहाँ पास, इनडिफरेंट होगा। चलो ठीक है, मैं 44 नंबर की बात करूंगा। ठीक है, 44 नंबर में क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको अपन इरेज कर दें। ही इज, यहाँ पास तुम पता क्या होगा, इनडिफरेंट होगा, सॉरी। इनडिफरेंट का मतलब होता है वो गुस्सा है, परेशान है, कि उसको समझ नहीं आया, उसकी प्रशंसा की गई है कि उसके साथ ब्लेम हुआ है। प्राइज, और प्राइज का मतलब प्रशंसा, ब्लेम का मतलब होता है
दोषी ठहराया गया है। तो इनडिफरेंट के साथ हमेशा टू का यूज होता है, तो इसके यहाँ पास कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। सी, इनडिफरेंट के साथ एकदम कभी भी अगर प्रीपोजिशन लगाना होता है आप टू लगा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। अब आता है 45 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, अब 45 नंबर सोचो क्या लिखा, किंग जॉर्ज का जो एसेसन यानी उच्च पद है ना, यहाँ पास उसकी बात कर रहा है। थ्रोन ऑफ द सेलिब्रेट विद द ग्रेट पॉम, तो मतलब ये है कि एकदम धूमधाम से क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है धूमधाम से। ठीक है, तो एसेसन के साथ क्या आ सकता है सोचो, इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? 45, ये सब प्रीपोजिशन वाले हैं ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एसेसन के साथ तुम टू लगाओगे, अगेंस्ट नहीं लगाओगे, विथ भी नहीं लगाओगे, ये प्रीपोजिशन कुछ फिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पास समझ में आ गया, एसेसन का कभी भी आएगा ना तो तुम टू ही यूज करोगे। अब जैसे आता है 46, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट द इनजस्टिस डन। इंडिग्नेंट का मतलब होता है वो बहुत क्रोधित है ना, वो जितने भी हैं सब वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट, मतलब हम सब बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फैसला आया है ना वो सही नहीं है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पास क्या आएगा? 46, ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए यहाँ पास आएगा एट। टू हम पता है डेस्टिनेशन के लिए लगाते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉर के लिए होता है, यहाँ पास नहीं। इंडिग्नेंट का मतलब इसके साथ तुम हमेशा एट ही लगाओगे। देखो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन आती है, इसलिए ध्यान रखना, जितना बता रहा हूँ इनके साथ ये आएगा, इनके साथ ये आएगा, तो आप करते जाना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक होता है। ये अब लिखा है कि इफ सी अ वर्ड सी वुड फ्लाई, यानी वो ना एक कोरी कल्पना कर रहा है, यानी पहले की बात कर रहा है, वो आज वर्ड थोड़ी होगा, पहले अगर वो वर्ड होता तो वो उड़ सकता था, उड़ सकता था। तो यहाँ पास क्या आएगा? इजरा आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, इसमें हमेशा वर आता, वाज नहीं। कुछ भी हो, जब आप कल्पना करते हो पहले की, अगर मैं पक्षी होता तो मैं ये हो ऐसा कर सकता, तो वहां हमेशा तुम वर का यूज करोगे। ये समझ में आएगा नहीं? ये नहीं, ए और बी आंसर नहीं होगा, केवल हमारा सी आंसर होगा। वाज भी नहीं, कोई लोग बोले सी के साथ वाज आता है, तो ये गलत बात है। जब कभी कोरी कल्पना करनी हो तो आपको वर का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, अब 48 नंबर पे आते हैं। मैंगोज डू नॉट ऑल द सेम टाइम हेंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे, यानी जो मैंगो होते हैं ना, इसकी सेकंड वाले की बात समझे क्या कहना चाहता। फर्स्ट की बात थी कि हमको सबको जितने भी मैंगोज हैं उनको नहीं तोड़ना है। आर के बाद प्लग लगा है, यानी ये हमारा एक्टिव से पैसिव में बनाया गया है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो ठीक है ना, तो ये इसका मतलब सेम टाइम। तो रिपेन का मतलब होता अंकुरित होना, नहीं, गर्मिनेट का मतलब होता अंकुरित होना, रिपेन का मतलब होता पकना, ग्रो का मतलब होता है कि डेवलप होना, एज का मतलब होता उम्र। तो देखो कहने का मतलब ये है कि मैंगो डू नॉट ऑल द सेम टाइम, यानी मैंगो जो होते हैं तो एक साथ नहीं पकते हैं, एक ही टाइम पे सारे मैंगोज नहीं पकते हैं, इसलिए उनको एक साथ नहीं तोड़ना, सेम डे एक ही दिन में नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? रिपेन आ जाएगा, सीधे सीधे। अब आएगा 49 नंबर पे। सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ रिवर्ट ब्रीविंग द कपल इलोप टू इटली वेयर दे लिव्ड एट रोड। देख इलोप का मतलब पता क्या होता है कि जो जैसे लड़के लड़की नहीं प्यार वार में बिजी रहते हैं, अचानक से भाग जाते हैं, बिना शादी को भाग जाते हैं ना, तो वो वाला भाग जाना इलोप का है। तो उसके फादर ने अप्रूवल नहीं दिया, कभी नहीं देंगे, नेवर अप्रूव्ड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सोचो? हर टू मैरी तो होगा नहीं, इसका आंसर पता क्या होगा? हर, MARRING, ये आंसर होगा इसका आंसर। एक सेकंड, इसका आंसर ये होगा बी नंबर, ये हर मैरिंग। क्योंकि हर हमारी क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हमको नाउन की जरूरत पड़ती ही है। हर मैरिंग का मतलब होता है उसकी शादी को अप्रूवल आज तक नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करो, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो दोस्त परेशान है इंग्लिश को लेके, उनको समझ में आए। अभी देखो दिसंबर में पेपर है ना, तो बहुत सारे मैं करवा दूंगा ना, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको वहां से कोई परेशानी है। अगर आप सिंपल बुक से पढ़ोगे ना, देखो बाद में फंस जाओगे। देखो कितना क्लोज वो ऑप्शन देता है ना। तो कोशिश करो आप भी पढ़ो और सब दोस्तों की बताओ। थैंक यू।